हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 10, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन एमओयू विद अर्जेंटीनास फर्म, जिसका नाम है अर्जेंटीनास फैब्रिका अर्जेंटीना डे एवोनिस for exploration in a maintenance, repair and overhaul, that is MRO of aircraft components, system and structure. So answer here is ये MOU आपका अर्जेंटीना की फर्म और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में साइन किया गया है एंड ये MOU आपका साइन किया गया था पेरिस एयर शो 2023 का जो हुआ था इन दी पेरिस फ्रांस। ठीक है, जो आपका 19 जून से 25 जून तक आपका हेल्ड हुआ था। इसी दौरान ये एमओयू भी साइन हुआ था। अब जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके बारे में आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, एंड इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है, सीवी अनंत कृष्णन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2022 बर्गंडी प्राइवेट हुनर इंडिया 500 और 6 मंथ अपडेट। बेसिकली जो ये लिस्ट रिलीज की जाती है, इसमें मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट ओन कंपनीज जो इंडिया की होती हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी कंपनी ने टॉप किया है, विच कंपनी टॉप द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी विद अ वैल्यूएशन ऑफ 16.37 लाख करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस लिस्ट को टॉप किया है, विच इज फॉलोड बाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर पे HDFC बैंक, फोर्थ पे आपका है ICICI बैंक एंड फिफ्थ नंबर पे है आपका ITC। तो ये आपकी टॉप 5 कंपनीज थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो आपकी रिपोर्ट थी ये किसने रिलीज की थी, बर्गंडी प्राइवेट एक्सिस बैंक्स प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस अलॉन्ग विद दी हुनर इंडिया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसे रिलीज किया गया था। एंड यहाँ पे जो कंपनीज आपकी इस लिस्ट में शामिल की जाती हैं, इस रिपोर्ट में जो शामिल की गई थी, उसमें मिनिमम जो वैल्यू चाहिए होती है इस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, या बोल सकते हो इस लिस्ट में आने के लिए, वो आपकी होती है 5500 करोड़ की। ठीक है, इतना यहाँ पे वैल्यू इसकी होनी चाहिए कंपनी की, विच इज समवेयर अराउंड 672 मिलियन $। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, अगर मोस्ट वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनीज की यहाँ पे बात की जाए तो टॉप नंबर पे आपका था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी वैल्यू थी 1.92 लाख करोड़। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE, विच इज 1.65 लाख करोड़। एंड थर्ड नंबर पे आपका आता है बायजूस, जिसकी वैल्यूएशन थी 69,100 करोड़। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, recently in June when climate change turns violent, a documentary film of Dash won the 4th edition of Health for All Film Festival, that is HAFF, जो आपका इनिशिएट किया गया था 2019 में by the World Health Organization। ये चीज याद रखनी है। ये आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, अंडर दी क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ फिल्म कैटेगरी। सो इस कैटेगरी के अंडर आपका व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट्री को ये अवार्ड दिया गया है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये कौन सी कंट्री की है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया की ये आपकी डॉक्यूमेंट्री है, विच इज डायरेक्टेड बाय दी वंदिता सरिया फ्रॉम दी राजस्थान। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया रीजन में एक और फिल्म को यहाँ पे जो है ये अवार्ड दिया गया था अंडर दी बेटर हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी। इस फिल्म का नाम आपका क्या है, 1 in 36 million स्टोरी ऑफ अ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश। जो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है ये बांग्लादेश की डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, पहली वाली इंडिया की थी, ये वाली आपकी बांग्लादेश की है एंड इसे डायरेक्ट किसने किया है, एफुर रहमा मिताली दास एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्योर अर्थ बांग्लादेश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो अदर कैटेगरीज कौन कौन सी थी, जैसे UHC ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें जॉनथन मिराकल्स फीट को जो है अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आ जाती है हेल्थ इमरजेंसीज ग्रैंड प्रिक्स, नर्सिंग फेसिंग कोविड, स्पेशल प्राइज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट फिल्म, इसमें वॉल्वो एंड डायना जो है इस डॉक्यूमेंट्री को जो है यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है स्टूडेंट फिल्म प्राइज, जिसमें गैस्पिंग फॉर लाइफ को दिया गया है। फिर स्पेशल प्राइज फॉर वेरी शॉर्ट फिल्म, इसमें मिरर्स को अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द पेट्री ओरपा रिसेंटली इन जून बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। सो ये आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने सक्सीड किसे किया है, सना मरिन को।
ये चीज़ याद रखनी है। और आपका फिनलैंड का कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। और रिसेंटली जो फिनलैंड है ये आपका 31st मेंबर बना था नाटो का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च दैट इज REBR, जो आपकी एक HR सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, 2023 की इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की है, विच कंपनी टॉप दिस लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड। तो ये लिस्ट आपकी किसकी रिलीज की गई है, इंडिया के मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड की, ठीक है। तो सबसे टॉप पे आपका कौन सी कंपनी आती है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज टाटा पावर, ठीक है। सेकंड नंबर पे अमेजॉन, थर्ड आपका जाता है टाटा स्टील लिमिटेड, फोर्थ आपका है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट। वेयरएज अगर हम बाकी कंपनीज की बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है सैमसंग इंडिया, फिर इन्फोसिस, टाटा मोटर्स लिमिटेड, IBM, देन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अलावा अगर स्टार्टअप कैटेगरी की यहाँ पे बात की जाए तो स्टार्टअप में बिग बास्केट जो है ये आपका मोस्ट अट्रैक्टिव स्टार्टअप एम्प्लॉयर ब्रांड बना है इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था कि जो मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर है इंडिया में ये कौन कौन से हैं। पहला आपका आता है ऑटोमोटिव, जिसमें 77% का यहाँ पे डेटा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम विच इज 76%। नाउ नेक्स्ट आपका है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG, रिटेल एंड ई कॉमर्स विच इज योर 75%। इसके अलावा जो आपका REBR है, इन्होंने रिसेंटली अपने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था, इनका नाम क्या है, रेवती रघुनाथ, ठीक है। क्या नाम है इनका, रेवती रघुनाथ, जो आपके यहाँ पे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनाए गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द कॉर्मैक मैकार्थी, द पुलित्जर प्राइज विनिंग अमेरिकन राइटर रिसेंटली इन जून पास्ड अवे, ही वॉन द पुलित्जर प्राइज इन द ईयर डैश फॉर हिज नॉवल द रोड। सो 2007 में इन्हें जो है पुलित्जर प्राइज दिया गया था इनकी नॉवल के लिए द रोड, एंड इसी नॉवल के लिए इन्हें 2006 में जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज भी दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, इनकी जो आपकी फर्स्ट नॉवल थी जिसका नाम है ऑर्चार्ड कीपर, जिसे पब्लिश किया गया था 1965 में, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्मैक मैकार्थी की पहली नॉवल कौन सी थी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट मेंस एशिया कप 2023 इन अ हाइब्रिड मॉडल। सो पहले देख लेते हैं हाइब्रिड मॉडल क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे एक नहीं दो कंट्रीज इसे होस्ट कर रही हैं, इसी वजह से इसे हाइब्रिड मॉडल बोला गया है। तो पहले जो है पाकिस्तान इसे होस्ट करने वाला था मेंस एशिया कप को 2023 का, बट BCCI ने यहाँ पे सिक्योरिटी इशू की वजह से कंसर्न रेज किया कि जो इंडिया की टीम है वो पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करेगी। इसी वजह से यहाँ पे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इनको डिसीजन चेंज करना पड़ा और हाइब्रिड मॉडल में इसे अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम दी 31 अगस्त टू 17 सितंबर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान और श्रीलंका इसे होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब टोटल यहाँ पे 13 मैच आपके होंगे, जिसमें से 9 आपके जो है श्रीलंका में होंगे, वेरएस जो 4 मैच होंगे ये आपके पाकिस्तान में होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये कौन सा एडिशन है, तो ये आपका है 16th एडिशन। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए जो 15th एडिशन था वो किसने जीता था, तो श्रीलंका ने जीता था और इन्होंने डिफीट किया था आपका पाकिस्तान को, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। और कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये आपका हुआ था UAE में, ठीक है, दुबई UAE में ये आपका हेल्ड हुआ था। और कौन से फॉर्मेट में हो रहा है, तो ODI, ठीक है, वनडे इंटरनेशनल के फॉर्मेट में होगा। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे पूछी जा सकती है, कितनी टीम यहाँ पे प्ले करेंगी, तो टोटल 6 टीम्स हैं आपकी, ठीक है। एक हो गया आपका इंडिया, फिर इंडिया का पड़ोसी आपका है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया का पड़ोसी अफगानिस्तान, फिर एक हो गया आपका नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये छह टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के आपके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम पूछा जा सकता है। इसके प्रेसिडेंट कौन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, इनका नाम है जय शाह। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्नाटका गवर्नमेंट रिसेंटली इन जून launch a portal and WhatsApp number for the people to share suggestions regarding the development of which among the following cities of Karnataka। So यहाँ पे एक आपका पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम है ब्रांड बेंगलुरु, ठीक है। तो नाम में ही आपका जो है आंसर छुपा है, दैट इज बेंगलोर सिटी के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक आपका पोर्टल लॉन्च किया गया था ब्रांड बेंगलुरु, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
ये चीज़ याद रखनी है। और मेन मोटिव क्या है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आपका बैंगलोर सिटी है उसको ग्रीन सिटी बनाने का यहाँ पे इनका मेन एम है। इसी वजह से इस पोर्टल को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है ताकि जो लोग हैं आपके कर्नाटका के वो इसमें सजेशन दे सकें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2023 इकबाल महिश अवार्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अ चाइल्ड लेबर। सो इकबाल महिश अवार्ड क्या है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। बेसिकली इकबाल महिश एक पाकिस्तान का बच्चा था जिसे 4 साल की उम्र में बेच दिया गया था स्लेवरी करने के लिए। ठीक है, कारपेट बेसिकली कारपेट वीवर के लिए इसको बेच दिया गया था, बट इसने बड़ी मुश्किल से 10 साल की उम्र में वहां से एस्केप किया और अपनी आप बीती लोगों को बताई। ठीक है, इसी वजह से इसकी ब्रेवरी के लिए इसको एक अवार्ड भी दिया गया था बच्चे को 1994 में, जिस अवार्ड का नाम था रीबुक ह्यूमन राइट अवार्ड। ठीक है, क्या नाम था, रीबुक ह्यूमन राइट अवार्ड। बट कुछ साल बाद जब ये 12 साल तक का हुआ, ठीक है, 12 साल का जब ये हुआ था तो पाकिस्तान के लोगों ने ही इसको मार दिया था क्योंकि इसने एक अच्छा कदम उठाया था। ठीक है, लोगों को ये अवेयर करता था कि आपको इस चीज़ से कैसे निकलना है, उनको प्रोत्साहित करता था। इसी वजह से वहाँ के लोगों ने इसको मार दिया था। ठीक है, अब इसी बच्चे के नाम पे इस अवार्ड का नाम रखा गया है जिसका नाम है इकबाल मशी। ठीक है, अब ये अवार्ड जो है 2023 में किसे दिया गया है, तो ललिता नटरंजन को, जो आपकी चेन्नई बेस्ड लॉयर एक्टिविस्ट हैं। और इनके एफर्ट्स के लिए बेसिकली अवार्ड दिया क्यों जाता है, ताकि जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है या उसको रिड्यूस करने के लिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई काम कर रहा है तो उस इंडिविजुअल पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इस अफर्ट्स को कर रही है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सो 2023 का अवार्ड दिया गया है ललिता नटरंजन को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2000 पहला वर्ल्ड चाइल्ड प्राइज फॉर द राइट ऑफ चाइल्ड ये दिया गया था इकबाल मशी को। ये मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 में इकबाल मशी अवार्ड किसे दिया गया था, ब्लू ड्रैगन चिल्ड्रंस फाउंडेशन ऑफ वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था 2022 के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 2020 में अवार्ड दिया गया था युगांडा के आपके पर्सन है डेमन वामरा को। 2019 में ये अवार्ड दिया गया था आपका कैसा एस्परेंजा जो आपके पनामा के हैं। वेरस डेपने डी गोमांस कुलांग ये आपके फिलिपिन के हैं। इन्हें 2017 में ये इकबाल मसीह अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2016 में सोनिया पेरे जो आपके डोमिनिकन रिपब्लिक के हैं, इन्हें 2016 में ये अवार्ड दिया गया था इकबाल मसीह का। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड द स्टैंडर्ड IS 18267 2023 for the agri byproduct utensil to address plastic pollution. So recently जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने एक स्टैंडर्ड यहाँ पे रिलीज किया है जिसमें इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हम यूज़ करते हैं डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे अभी तो प्लास्टिक डिस्पोजल यूज़ किए जा रहे हैं, तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड निकाला है कि एग्री बाई प्रोडक्ट यूटेंसिल्स हमें बनाना है जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन हम कम कर पाएँ। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड में इन्होंने बहुत सारे आपको एक फ्रेमवर्क एक तरह से दिया है, जैसे कि क्या रॉ मटेरियल हमें यूज़ करना है इसमें। ठीक है, फिर कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए इसे बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे हॉट प्रेसिंग होनी चाहिए, कोल्ड प्रेसिंग होनी चाहिए, या केमिकल्स हमें इसमें नहीं यूज़ करने, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा रेजिन एडेसिव्स जो हैं ये सारे यूज़ नहीं करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन की गई है कि जो प्लांट्स या ट्रीज़ है उनका कौन सा पार्ट अप्रोप्रिएट पार्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के प्रति, और हमें भी एनवायरनमेंट के प्रति जो है ऐसे ही इनिशिएटिव लेते रहने चाहिए। Now next आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अमेंडेड द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल 2020 by introducing the time of day tariff and rationalization of a smart metering provision. The time of day tariff will be -% less than the normal tariffs during the solar hours. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10% to 20% यहाँ पे जो है लेस कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग दी सोलर आवर्स। सोलर आवर्स क्या हुए, ऐसे आवर्स जब हमारे पास जो है सन अवेलेबल है और सन से हमें सोलर पैनल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब सोलर एनर्जी हमें मिल रही है। दीज आर नोन एज योर सोलर आवर्स। तो दिन के टाइम पे सोलर आवर्स होते हैं जिसमें हमें 10% से 20% जो है यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा।
अगर हम दिन में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे नॉर्मल रेट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो 100 रुपये, जब हम दिन के टाइम पे यूज़ करेंगे सोलर आवर्स पे तो ये आपका 80 से 90 रुपये होगा। वेरस अगर हम इसे नाइट आवर्स में यूज़ करेंगे तो यही हमें 110 से 120 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली इसका। अब इसके अलावा यहाँ पे हमको क्या नोट करना है, दैट इज जो ये टैरिफ्स हैं ये आपके कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होंगे, जिनकी डिमांड मैक्सिमम डिमांड जो है 10 किलोवाट की है या इससे ज़्यादा है, तो 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। वेरस जो बाकी कस्टमर्स हैं, बाकी कंज्यूमर्स हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर कंज्यूमर, इनको छोड़ के ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। मेन मोटिव क्या है इसके पीछे कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी हमें जो है मिलती रहे, ठीक है, एट अ अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवेज हैज साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्बैट climate change and achieve Indian Railways target of a net zero carbon emission by 2030. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is USAID, which is United States Agency for International Development. इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, इंडियन रेलवेज के साथ, ताकि यहाँ पे जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट है 2030 तक का वो अचीव कर लिया जा सके। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पे जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव जो टारगेट है हमारा 2030 का ये अचीव कर लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इंडिया का टारगेट क्या है नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को जो है अचीव करने का, ठीक है, कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को नेट जीरो करना है बाय 2070। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि इंडिया का टारगेट क्या है टू रिड्यूस दी टू नेट जीरो दी ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो USAID है विच इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसके आपके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम पूछा सकता है, विच इज योर समंथा पावर। क्या नाम है इनका, समंथा पावर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन योर वॉशिंगटन DC, ठीक है, वॉशिंगटन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून इंडिया हैज साइंड अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी MLAT फॉर इन्वेस्टिगेशंस विद विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज बेल्जियम के साथ इंडिया ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी MLAT जो है साइन किया है। अब बेसिकली ये ट्रीटी है क्या, जैसे इंडिया का अगर कोई क्रिमिनल है वो जाके आपका बेल्जियम में चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ की जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ की जो आपके पुलिस है, ये सारे इंडिया की पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करें और हेल्प करें इंडिया की उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो ये इस टाइप की ट्रीटी साइन की जाती है। अगर ये ट्रीटी साइन हो रखी होगी देन कोई भी मतलब जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्रिमिनल्स को पकड़ने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज emerged as a highest ranked इंडियन इंस्टीट्यूट इन ओवरऑल लिस्ट। सो पहले तो ये जान लेते हैं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यों रिलीज की जाती है या इसका मेन मोटिव क्या है। तो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो एशिया की हैं उनकी एक लिस्ट जारी करती है कि कौन सी अच्छी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं एशिया में, ठीक है। अब इसे रिलीज कौन करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसके आपके CEO हैं पॉल हॉवर्थ, ठीक है। क्या नाम है इनका, पॉल हॉवर्थ, और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है लंदन UK में, ठीक है, इन दी लंदन UK। ये चीज़ याद रखनी है। अब इंडिया की यहाँ पे कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी रही थी इस लिस्ट में, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज़ IISc बेंगलुरु कर्नाटका, जिसकी 48th रैंक थी और इसकी प्रीवियस रैंक कितनी थी, इट वॉज दी 42nd रैंक जो 2022 की लिस्ट रिलीज की गई थी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आपका है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर कर्नाटका, जिसकी ओवरऑल रैंक यहाँ पे थी 68। नेक्स्ट है शुली यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस जो आपका HP में है विच इज 77th। देन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ कोट्टयम केरला, इसकी रैंक आपकी थी 95th एंड जो IIT हैदराबाद है इसकी रैंक आपकी थी 106th, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बाकी यूनिवर्सिटी की बात करें ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो नोट करना है जो ये रैंकिंग है ये 13 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे बेस्ड होती है, जो आपका डिवाइड किया गया है 5 एरियाज में। कौन कौन से एरियाज हैं, टीचिंग, रिसर्च, सिटेशंस, इंटरनेशनल आउटलुक एंड इंडस्ट्री इनकम। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये कौन सा एडिशन था, तो ये आपका 11th एडिशन था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं ग्लोबली उनकी लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपकी थी चाइना की यूनिवर्सिटी विच इज़ सिंगवा यूनिवर्सिटी, फिर पीकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, नॉर्मल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर,
देन यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग 4th नंबर पे, फिर 5th नंबर पे आपकी थी सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, इट इज नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर। तो टॉप 5 आपको याद ही रखनी है, चाहे वो इंडिया की हो या आपकी ग्लोबली हो, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, मतलब एशिया की जो हो, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो इस लिस्ट में शामिल की गई थी ये आपकी थी, इसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी थी जापान की, सेकेंड नंबर पे चाइना की थी, फिर थर्ड नंबर पे इंडिया की थी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा पहली बार बांग्लादेश की यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में शामिल की गई हैं, एक आपकी है यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका 186 प्लेस पे जो थी, एंड नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी एट 192 रैंक, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जो टॉप 200 की लिस्ट थी इसमें 2 बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी पहली बार इस लिस्ट में शामिल की गई है, ठीक है। और कितनी यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे जो है लिस्ट रिलीज की गई थी, तो इट इज 669 यूनिवर्सिटीज, एंड 2022 में यही यूनिवर्सिटीज आपकी 616 थी, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, the International Telecommunication Union, that is ITU, has approved the Bharat 6th generation, that is 6G vision framework named IMT 2030 at its 44th meeting of the ITU RWP 5D held in Dash. Basically it is your ITU Radio Communication Sector Working Party 5D। अब ये जो ITU है बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो फ्रेमवर्क रिलीज किया है इसमें बताया है कि कैसे जो हमारी जो 6G नेक्स्ट जनरेशन बेसिकली होगी, ठीक है, उसमें रिसर्च ग्रुप जो होंगे, डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स, वो कैसे डेवलप करेंगे 6G को, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक फ्रेमवर्क यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। उसी फ्रेमवर्क की यहाँ पे बात की गई है, और ये कहाँ पे रिलीज किया गया था, ये रिलीज किया गया था जो आपकी 44th मीटिंग हेल्ड हुई थी आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ITU है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये भी आपका लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, डॉरिन बॉगडन मार्टिन, ठीक है, डॉरिन बॉगडन मार्टिन इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Now next question है, name the organization that was honored with the Olympic Cup for 2021 by the International Olympic Committee IOC for its exceptional contribution to the success of the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020। So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is World Health Organization को यहाँ पे ओलंपिक कप से नवाजा गया है for 2021, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, इनका नाम क्या है, टेड्रोस गैब्रियस, इनको ओलंपिक ऑर्डर प्रेजेंट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिनका नाम है थॉमस बच, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च की है PM किसान मोबाइल ऐप विद अ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, जिसकी वजह से जो आपका eKYC है वो किया जा सकेगा विदाउट OTP, ठीक है। इधर फार्मर्स को जो है घर बैठे बैठे वो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक KYC है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज, PM किसान स्कीम वाज लॉन्च इन डैश। सो PM किसान स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना आपकी कब लॉन्च की गई थी, तो 2019 में इसे लॉन्च किया गया था 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये स्कीम थी, इस स्कीम के थ्रू 6,000 रुपीज जो है फार्मर्स के अकाउंट में डाले जाते हैं इन द 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 2-2 हजार की इंस्टॉलमेंट में इसे जो है सेंड किया जाता है फार्मर्स के अकाउंट्स में। Now next is, which among the following Indian companies featured on a Time 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया की जो आपकी मीशो है और NPCI है, इन दोनों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, विच इज योर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2023। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ B एंड C आर करेक्ट। अब यहाँ पे इन्हें डिस्क्राइब किया गया है, मीशो को डिस्क्राइब किया गया है एज अ इनोवेटिव रिटेलर, एंड NPCI को डिस्क्राइब किया गया है कनेक्टिंग कॉमर्स से, ठीक है। Now next up question है, recently in June the Asian Development Bank approved a $295 million loan to improve transport connectivity in which Indian state? So recently Asian Development Bank ने $295 million का लोन दिया है आपका बिहार की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला है कि $156.6 मिलियन का लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। Now next is, which city became the world's most livable city as per the EIU, that is Economist Intelligence Unit Global Livability Index 2023। So सबसे पहला नंबर यहाँ पे आपका आता है वियना का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, देन कोपेनहेगन, मेलबर्न, फिर सिडनी। तो ये सारी आपकी टॉप आपकी सिटीज हैं विच इज
which is topped in the Global Livability Index 2023. इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्रेन की जो कैपिटल है कीवी, इसकी रैंक यहाँ पे थी 165th रैंक। देन हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान की जो आपकी सिटी है कराची, उसकी रैंक थी यहाँ पे 169th रैंक। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। टोटल कितनी सिटीज़ यहाँ पे जो है उनको रैंक की गई है, तो 173 टोटल यहाँ पे सिटीज़ थी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इंडियन सिटीज़ जो इस लिस्ट में शामिल की गई थी। तो पहले नंबर पे आपकी है न्यू दिल्ली, जिसकी रैंक है 141, मुंबई 141 रैंक। ठीक है, इन दोनों की सेम रैंक है। देन चेन्नई की रैंक आपकी है 144, अहमदाबाद इज 147 एंड बेंगलुरु जो है इसकी रैंक थी आपकी 148 रैंक। तो इंडियन सिटीज तो आपको याद ही रखनी है टॉप 5। ठीक है, इसके अलावा जो आपका EIU है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी लंडन UK। और करंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है रॉबिन ब्यू। क्या नाम है? रॉबिन ब्यू। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन स्पेस कंपनी रिसेंटली इन जून सक्सेसफुली टेस्टेड रमन 1 इंजन डिजाइन टू यूज इन अ विक्रम फर्स्ट रॉकेट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस आपकी एक प्राइवेट कंपनी बनी थी, पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने विक्रम S को जो है बिल्ड किया था। ठीक है, एंड इसे लॉन्च कब किया गया था? 18 नवंबर 2022 को। ये चीज़ याद रखनी है। अब स्काईरूट जो है, स्काईरूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका है हैदराबाद में। इट इज इन दी हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम है पवन कुमार चांदना। ठीक है, क्या नाम है इनका? पवन कुमार चांदना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो विक्रम है, विक्रम रॉकेट स्काईरूट का, इसके 3 आपके वर्जन्स हैं, वेरिएंट है। एक जिसका पेलोड आपको पूछा सकता है 480 kg फॉर अ लो अर्थ ऑर्बिट। देन विक्रम सेकंड 595 kg। देन विक्रम थर्ड जो है इट इज 815 kg। ये चीज़ याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन डैश फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड बीइंग टुगेदर। सो आपका जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है, इस डे को 1948 में सबसे पहली बार जो है सेलिब्रेट किया गया था 23 जून को। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 23 जून। एंड इसकी थीम थी लेट्स मूव। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन ओवरसीज बैंक inked a pact with which state's rural livelihood mission to provide financial support to self-help groups? So answer here is option number B, that is तमिलनाडु के साथ जो है यहाँ पे एक पैक्ट साइन किया गया है। किस चीज़ के लिए? तमिलनाडु के रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए, टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, इन्होंने एक MOU साइन किया है तमिलनाडु स्मॉल एंड टाइनी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, ताकि जो हमारा गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है उसको गवर्नमेंट मार्केट प्लेस सेलर जो है इनको इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तमिलनाडु में। इसके अलावा जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लोकेटेड आपका चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव। Now next आपको क्वेश्चन है which state has launched a pregnancy child tracking and health service management system, that is PCTS app to ensure better health care for mothers and infants? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली इस ऐप को लॉन्च किया है, PCTS ऐप। इस ऐप के थ्रू जो आशा सहयोगिनी होगी, ये इजीली जो है विमेंस या इन्फेंट्स जिनको ज़रूरत होगी उनके पास इजीली ये पहुंच पाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो PCTS ऐप है, ये ऐप जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंटीग्रेशन किया है विद द पहचान पोर्टल। इसके अलावा इसे डेवलप किसने किया है ये पूछा जा सकता है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसे डेवलप किया है एज अ इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है The United Nations Public Service Day is observed annually across the globe on dash to highlight the contribution of a public official in development and progress. So यहाँ पे आपको नोट करना है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने 20 दिसंबर 2002 को जो है एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि ये 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को जो है उस दिन से आपका मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? इनोवेटिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंश्योरिंग नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड नेशनल एनर्जी डेटा सर्वे एंड एनालिसिस 2021-2022 which indicates 8% decrease in energy consumption in the year 2021-2022. So कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे रिलीज किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है राजकुमार. ठीक है, राजकुमार सिंह. इसके अलावा ये रिपोर्ट को प्रेजेंट किसने किया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय दी अभय बकरे, जो आपके डायरेक्टर जनरल है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, अब इस रिपोर्ट को जो है आपका प्रोड्यूस किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अलॉन्ग विद द नीति आयोग. ठीक है, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है. ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है. इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और क्या मेंशन किया था कि जो ये रिपोर्ट है ये ओवरव्यू प्रोवाइड करती है इम्पैक्ट्स ऑफ वेरियस पॉलिसीज ऑन एनर्जी सेविंग एंड CO2 एमिशन रिडक्शन विद द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉनिटरी सेविंग. अब यहाँ पे न्यू साइट्स क्या इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे? दैट इज जो एनर्जी सप्लाई है इसकी. ठीक है, एनर्जी सप्लाई टू इकोनॉमी ड्यूरिंग लास्ट 6 ईयर्स जो है ये लेस थी 18% से. अगर इसे बेसिकली इन्होंने इसे फाइंड आउट किया था यूजिंग द इंडियन कोल कंजर्वेशन फैक्टर रादर देन IEA कंजर्वेशन फैक्टर्स विच हैज बीन यूज्ड बिफोर. ठीक है, पहले ये यूज किया जाता था बट अभी इन्होंने ये कैसे कैलकुलेट किया? इंडियन कोल कंजर्वेशन फैक्टर से. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है लोअर एनर्जी कंजप्शन इन्होंने फाइंड आउट किया है which is your 8% in the 2021-2022. Now next point is इन्होंने यहाँ पे ये भी शेयर किया है increase share of electrification of consumption side to 20.9%. Fine. Next question है, which country recently in June signed a mutual recognition arrangement, that is MRA, for authorized economic operator with India to promote a greater trade facilitation and ease of doing business between the two countries. So recently UAE ने और इंडिया ने mutual recognition arrangement for authorized economic operators जो है साइन किया है. ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेड आपका जो ट्रेड है वो इजीली हो पाएगा. ठीक है, बिजनेस जो है दोनों कंट्री इजीली कर पाएंगे. अब यहाँ पे जो ये इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, ये साइन किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका कस्टम कॉर्पोरेशन काउंसिल मीटिंग हुई थी इन दी ब्रुसेल, बेल्जियम. ठीक है, उसके साइडलाइन में इस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया था. और सेम टाइप का अग्रीमेंट 2021 में जो है इंडिया ने US के साथ साइन किया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय स्टार्टअप जीनोम विच सिटी टॉप द ग्लोबल GSER लिस्ट फॉर 2023. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, टॉप यहाँ पे किया है आपका सिलिकॉन वाली USA ने. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इस रिपोर्ट में टॉप इंडियन सिटीज आपकी रही हैं बेंगलुरु जिसका ओवरऑल रैंक आपका था 20th, फिर मुंबई 31st. ठीक है, देन आपका दिल्ली भी इसमें शामिल था जिसकी रैंक थी 24th एंड पुणे की रैंक जो है वो 31 से 40 की रैंक के बीच में थी. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. अगर हम यहाँ पे बाकी चीज़ यहाँ पे नोट करें, दैट इज जो ये रिपोर्ट है ये रिलीज किसने की थी? स्टार्टअप जीनोम ने, जिसके आपके CEO हैं JF गौथरे. इसके अलावा हेडक्वार्टर्स का कहाँ पे लोकेटेड है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पूरी इसका डिटेल देखें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग का, तो यहाँ पे 2019 से 2023 की पूरी डिटेल दी हुई है. सबसे टॉप पे आपका कौन सा है? सिलिकॉन वैली, जैसा हमने अभी डिस्कस किया. सेकंड नंबर पे लंदन एंड न्यूयॉर्क सिटी आपका था. फिर फोर्थ नंबर पे आपका है लॉस एंजलिस, टेल अवीव, बॉस्टन, बीजिंग, सिंगापुर, शंघाई, सेटल, वॉशिंगटन DC एंड सियोल. तो ये सारी टॉप की जो आपकी सिटीज हैं. ठीक है, इनको आपको याद रखना है. Now next question है, the LIC recently in June launched its new plan named Dash to offer a combination of protection and saving. So recently धन वृद्धि एक आपका जो प्लान है ये लॉन्च किया है LIC ने. ठीक है, इन मंथ ऑफ जून इसे लॉन्च किया गया था. ठीक है, जो आपका अवेलेबल कराया गया था 23rd जून से टिल दी 30th सितंबर तक ये आपका अवेलेबल है. अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, दैट इज कि जहाँ पे प्लान की अवेलेबिलिटी की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये आपका अवेलेबल है 10, 15 एंड 18 ईयर्स के लिए. अगर मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो ये आपका 90 डेज है, मैक्सिमम इज 32 to 60 ईयर्स. और मिनिमम यहाँ पे जो बेसिक सम एश्योर्ड है इट इज़ योर 1,25,000. तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है. इसके अलावा ये फाइनेंशियल जैसे जो पर्सन है जिसके नाम पे आपका लाइफ एश्योर्ड है, जिसकी अगर इन केस अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो फैमिली को दिया जाएगा, नॉमिनी को दिया जाएगा. ठीक है,
अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, LIC के आपके चेयरमैन कौन है, सिद्धार्थ मोहंते, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली इन जून पार्टनर्ड विद मणिपाल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू ऑफर अ कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर्स अक्रॉस इंडिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज योर इंडियन बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इंडियन बैंक ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है मणिपाल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए, ऑफर करने के लिए कस्टमाइज बैंकिंग सोल्यूशन इनके कस्टमर्स को, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका इन दी चेन्नई तमिलनाडु, एंड इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है शांतिलाल जैन, ठीक है। Now next question है, the Sahitya Academy recently declared the list of a dash recipient of its बाल साहित्य पुरस्कार and dash winners of its युवा पुरस्कार for the year 2023. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 रेसिपिएंट्स आपके हैं बाल साहित्य पुरस्कार के, एंड जो आपका युवा पुरस्कार है उसके लिए 20 रेसिपिएंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 22 and 20. These are the recipients of बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार फॉर द ईयर। अब साहित्य अकेडमी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है माधव कौशिक, इनका नाम आपको पूछा जा सकता है। अब जो बाल साहित्य पुरस्कार है इसे स्टैब्लिश कब किया गया था, 2010 में, वेरस आपका युवा पुरस्कार को स्टैब्लिश किया गया था 2011 में। तो ये स्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जो ये सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नोट करना है, जो बाल साहित्य पुरस्कार था इस साल यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं दिया गया है कश्मीरी लैंग्वेज को, एंड मणिपुर लैंग्वेज के जो अवार्ड हैं ये अब बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ भी मेंशन की गई है। इसके अलावा युवा पुरस्कार की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 2011 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, एंड यहाँ पे आपको इसकी सारी लिस्ट यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे और क्या नोट करना है कि जो मिथाली मणिपुर एंड संस्कृत के जो अवार्ड हैं ये डिक्लेयर किए जाएंगे बाद में, ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। इसके अलावा ओडिया लैंग्वेज का इस बार यहाँ पे कोई अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज टॉप्ड द 11th एडिशन ऑफ फोर्ब्स टॉप 50 CMO 2023 लिस्ट। सो यहाँ पे जो विलियम वाइट हैं वॉलमार्ट के, इन्हें जो है यहाँ इन्होंने इस टॉप CMO की लिस्ट को टॉप किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। वेयर इज सेकेंड नंबर पे आपके थे मार्कल मार्कोंडस, कॉनी ब्राम्स, ग्रेग जोविक एंड ड्रिक जैनवेन, ये सारे आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टॉप इंडियन CMOs की बात करें तो 10th ओवरऑल जिनकी 10th रैंक थी, इनका नाम है हरीश भट्ट जो आपके टाटा के CMO हैं। देन अस्मिता दुबे जो आपके लॉरेल की CMO है, इनकी रैंक थी 21st। देन आपके सुमित विरमानी जो इन्फोसिस के आपके CMO है, इनकी रैंक थी ग्लोबली 41, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि फोर्ब्स ने CMO हॉल ऑफ द फेम जो 2022 में इन्होंने देना स्टार्ट किया है, और ये कब क्यों इनिशिएट किया गया था, क्योंकि 10 साल आपके कंप्लीट हुए थे फोर्ब्स को, ठीक है। पिछले साल 2022 में इन्होंने 17 लोगों को हॉल ऑफ द फेम जो है फोर्ब्स CMO हॉल ऑफ द फेम दिया था, बट इस बार सिर्फ मॉर्गन फ्लैटली ही हैं जिन्हें ये आपका हॉल ऑफ द फेम की लिस्ट में ये शामिल हुए हैं। बेसिकली इसकी एक कंडीशन होती है, दैट इज कि अगर जो आपकी फोर्ब्स की जो लिस्ट है, अगर इसमें आप 5 टाइम अपीयर्स होते हो, ठीक है, देन ही आप इस हॉल ऑफ फेम के लिए एलिजिबल हो, और सिर्फ इस साल मॉर्गन फ्लैटली हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट कंडक्टेड एन आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। सो रिसेंटली जो IIT कानपुर है, ठीक है, इन्होंने टेस्ट रन किया था, या बोल सकते हो इन्होंने जो है एक आर्टिफिशियल रेन का एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में अगर आपके बादल ना भी हो, ठीक है, इन दैट केस आर्टिफिशियल रेन कराई जा सकती है, ठीक है, जो आपके आगे आने वाले टाइम के लिए बड़ी यूजफुल है, ठीक है। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, पर इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसका जो है ट्रायल किया है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। अब जो IIT कानपुर के आपके इस प्रोजेक्ट के हेड थे, इनका नाम पूछा सकता है, इनका नाम क्या है, महेंद्र अग्रवाल, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के यहाँ पे प्रोफेसर हैं, ठीक है। एंड इस प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम करना शुरू किया था 2017 में, और अब जाके इसका एक ट्रायल रन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो ये आपका फ्लाइट टेस्ट किया गया था, ठीक है, ये आपका 5000 फीट से किया गया था, 5000 फीट से, एंड इसका कॉस्ट जो यहाँ पे आया है वो समवेयर अराउंड 2 लाख से 5 लाख तक है, फॉर ओनली एंड ओनली 1 आवर,
ठीक है, सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पे ट्रायल किया गया है, जिसका जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये कितना है, 2 लाख से 5 लाख तक का। ठीक है, तो काफ़ी ये चीज़ कॉस्टली है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, दैट इज कि सब्सटेंस यहाँ पे कौन सा यूज किया गया था क्लाउड सीडिंग के लिए या आर्टिफिशियल रेन के लिए। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस। ठीक है, ये तीनों चीज आपके जो है सब्सटेंस हैं जो कॉमनली इसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स sign a MOU with States Department of Industries and Commerce for a better market access to PSUs products which is your public sector units. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, it is your Kerala. ठीक है, आंसर here is ऑप्शन नंबर डी। जो ONDC है इन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ, केरला के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के साथ फॉर द बेटर मार्केट एक्सेस टू द PSU प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हैज साइंड अ MOU विद Paytm टू डेवलप स्टार्टअप एनवायरनमेंट फॉर द यूथ इन द स्टेट। सो रिसेंटली जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, Paytm के साथ, डेवलप करने के लिए स्टार्टअप एनवायरनमेंट इनके यूथ के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर B. Now next is, name the state that has renamed its IT department as a Department of Digital Technologies and Governance. So recently हिमाचल प्रदेश का जो IT डिपार्टमेंट है इन्होंने रीनेम कर दिया है अपने डिपार्टमेंट का नाम, जिसका नाम क्या रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस। और इस टाइप का इनिशिएटिव पहली बार किसी स्टेट ने किया है, तो हिमाचल प्रदेश पहला सा स्टेट बना है जिसने इस टाइप का नाम अपने डिपार्टमेंट का जो है रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ निश्चित पेंशन प्लान अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटायरमेंट सॉल्यूशन। सो इन मंथ ऑफ जून आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने इस टाइप का आपका पेंशन प्लान लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा गया है, निश्चित पेंशन प्लान। अब इस पेंशन प्लान में जो मिनिमम एज रखी गई है वो है 30 ईयर्स की। ठीक है, मिनिमम इज 30 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो एज है इट इज योर 65 ईयर्स। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और मिनिमम एनुअल प्रीमियम यहाँ पे रखा गया है आपका 20,000 का। कितना रखा गया है, 20,000 का, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो आप बेनिफिट है वो कब अवेल कर सकते हो, एट द एज ऑफ 75 ईयर्स, मिनिमम 75 ईयर्स। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड आपका मुंबई में, और इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है कमलेश राव। ठीक है, कमलेश राव। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, LIC recently in June sold its %% stake in NMDC Limited for rupees 649 crore. सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2%. सो LIC के पास पहले यहाँ पे NMDC के कितने स्टेक से 11.69%, अब ये आपके हो गए हैं 9.62%. तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 2% इन्होंने शेयर जो है अपने सोल्ड किए हैं यहाँ पे। ठीक है, now next question है, Indian Railways has announced its plan to launch India's first hydrogen power train expected to start operating from dash by March 2024. So यहाँ पे Indian Railways ने अनाउंस किया है, दैट इज कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है ये लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, और इसका ट्रायल रन किया जाएगा जिंद हरियाणा से, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जिंद और सोनीपत। ठीक है, इनके बीच में जो है फर्स्ट ट्रायल रन इसका किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले कौन सी कंट्री ने जो है हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है यूज की थी, या हाइड्रोजन ट्रेन कौन सी कंट्री में जो है सबसे पहले लाई गई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में सबसे पहले अडॉप्ट किया था हाइड्रोजन पावर ट्रेन को। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, दैट इज कि जो हाइड्रोजन आपका प्लांट लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, वो भी आपका जो जिंद का रेलवे जंक्शन है वहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें आपका वाटर से हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये जो ट्रेन्स हैं वो चलाई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट discontinued its which among the following autonomous bodies in month of June 2023. सो रिसेंटली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके मिनिस्टर कौन है आपके, स्मृति ईरानी। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे इस मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू किया है आपका राष्ट्रीय महिला कोष, फिर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एंड फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। इन सारे बोर्ड्स को, इन सारी जो आपके इसके डिपार्टमेंट्स हैं, इनको यहाँ पे इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। मेन रीजन क्या है, दैट इज जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने यहाँ पे बोला है शट डाउन करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि इनका अब कोई करंट सिनारियो में कोई जो है यूज नहीं है, बेसिकली ये डुप्लीकेसी ही क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से इनको बंद किया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला कोष है इसके बारे में देख लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था आपका 1993 में, ठीक है, फॉर कोलेट्रल फ्री क्रेडिट टू द विमेन इन अ इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। मेन रीजन क्या है, इस वजह से इसको जो है लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इसे 1953 में जो है बनाया गया था एज अ चैरिटेबल कंपनी एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट एफर्ट्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड अ बॉडी प्रिंसिपल ऑफ अ वॉलंटरिज्म। एंड इसका मेन एम क्या था, जो एनजीओ है इट विल बी फंक्शन लाइक एनजीओ, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की अगर बात करें तो इसे 1964 में सेटअप किया गया था, ठीक है, which is an attached office of a Ministry of Women and Child Development। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको नोट क्या करनी है, दैट इज ओरिजिनली ये आपका पार्ट था मिनिस्ट्री ऑफ फूड का, ठीक है, जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है, बट बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया, 1993 में से शिफ्ट कर दिया गया था विद द मिनिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसके जो आपके रीजनल ऑफिसेज हैं ये कहाँ पे हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता इन चेन्नई, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।